नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है। दुनिया के सबसे महंगी करेंसी की बात करें तो वो कुवैती दिनार है। कौन है? कुवैती दिनार। दुनिया का टॉप 5 कहा जाए महंगी करेंसी कौन है तो एक नंबर पर है कुवैती दिनार, दो नंबर पर बहरीन दिनार, तीसरा है ओमानी रियाल, चौथा है जॉर्डन का दिनार, पांचवा पर ब्रिटिश पाउंड का स्थान आता है। वही कहें कि एक कुवैती दिनार का जो वैल्यू है $3.26 है। वही भारतीय रुपया में कहेंगे तो 268.21 रुपया, 268.21 रुपया। वही बहरीन दिनार, एक बहरीन दिनार का जो वैल्यू है $2.65, वही भारतीय रुपये में लगभग 218 रुपया। ओमानी रियाल की बात करेंगे तो एक ओमानी रियाल का जो वैल्यू होता है वो $2.60 होता है और वही भारतीय रुपये में लगभग 213 रुपया होता है। यानी दुनिया का सबसे महंगी करेंसी हो गया कौन? कुवैती दिनार, दो नंबर पर बहरीनी दिनार, तीसरा नंबर पर ओमानी रियाल, चौथा स्थान पर जॉर्डन दिनार, पांचवा स्थान पर ब्रिटेन का पाउंड का स्थान आता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। बात सही है। तीसरा, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। यानी 1 और 2 दोनों के दोनों क्या होंगे? सही होंगे। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करेंगे तो 1956 से 1961, जिसमें भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो याद रहेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसमें भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात कंपनी की स्थापना किया गया था। वही दुर्गापुर किसके सहायता से? ब्रिटेन के सहायता से, भिलाई रूस के सहायता से और राउरकेला किसके सहायता से? राउरकेला जर्मनी के सहायता से स्थापना किया गया था। अगर बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 यह हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर? हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। इस पर कृषि पर क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। यानी कृषि के पर प्राथमिकता दिया गया था, कृषि का। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सामूहिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामूहिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो 1952 में। किस पंचवर्षीय योजना में? तो पंचवर्षीय योजना 1 हो जाएगा। वही तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो 1961 से 1965 तक यह पूरे योजना आयोग में सबसे असफल रहा था। यानी तीसरा पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रहा। कारण है कि उस बीच में भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, साथ ही साथ सूखा भारत में पड़ गया था, जिसके कारण सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कोई रहा तो वो तीसरा रहा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? यानी पंचायती राज से संबंधित कौन सा सही नहीं है? पहला कह रहा है कि पंचायती व्यवस्था भारत में ग्रामीण जीवन को युगों में से एक अभिन्न अंग है। बात सही है, एकदम सही है। अगला, 73वें संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावित हुए। नहीं, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए गलती कौन है? बी गलती है। यह एक त्रिस्तरीय जीविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। सही है। त्रिस्तरीय कौन दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था। कब? 1957 में। वही द्विस्तरीय कहा दिया जाए, किसने दिया था? अशोक मेहता ने दिया था। अशोक मेहता ने दिया था। कब? 1977 में। वही कह दें त्रिस्तरीय किसने दिया था? JV राव समिति ने दिया था। कौन दिया था? JV राव समिति ने 4 स्तरीय 1985 में दिया था। वही कह देंगे
कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने में किस समिति ने सिफारिश की थी? एल एम सिंघवी समिति ने। यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए एल एम सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी, जो कब 1986 में आया था। 1986 में आया था। यानी कहेगा त्रिस्तरीय किसने दिया था? बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय कहेगा तो अशोक मेहता। वही त्रिस्तरीय 4 स्तरीय कहेगा तो कौन आ जाएंगे? JV राव समिति 1985। वही कह देगा संवैधानिक दर्जा दिलाने में एल.एम. सिंघवी समिति 1986। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जी उसके महत्व को बढ़ाता है। यानी भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 243 के ए से लेकर जेड के बी तक शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 243 के जी में उसके महत्व को बढ़ावा दिया गया है। महत्व के बढ़ावा दिया गया है। यानी आपको याद रखना है कि 73वें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान है, जो पंचायतों के महत्व को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। वही 243 के डी में बात करें तो डी में आरक्षण से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 243 के डी में कह देगा था क्या है? आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, तिलहन फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। तिलहन के भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। नहीं, विश्व में चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश भारत है। ये गलत है। दूसरा, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में, सही बात है, तथा प्रसाधन उद्योगों के कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। ये सही है। तिल को उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल कहा जाता है। बात सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। अगर कहा जाए, बताइए कि भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कह देगा तो हैदराबाद, लेकिन भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कह देगा तो कहाँ है? कानपुर में है। भारत वही कहेगा दाल के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान फर्स्ट है। दाल के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान फर्स्ट है। वही राज्य में दाल के उत्पादन में कहेगा फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो MP है। कौन है? MP है। वही कह देगा जूट के उत्पादन में नंबर 1 भारत है। जूट के उत्पादन में राज्य कह देगा तो वेस्ट बंगाल। दूध के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, मसाला के उत्पादन में, सब में भारत नंबर 1 है। लेकिन कह देगा दूध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान बन गया वर्तमान में। वही चीनी के उत्पादन में राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र, देश पूछेगा तो भारत। मसाला उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। और देश में तो अपना भारत है। देश में अपना भारत है। अगर बात करें कि रबी फसल में कौन कौन आता है, तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और उसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में होती है। रबी फसल में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू आते हैं। याद रखेंगे, रबी में कौन कौन आते हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू आते हैं। वही खरीफ में बात करें, खरीफ में आता है धान, ज्वार, बाजरा, मडुआ। धान, ज्वार, बाजरा, मडुआ, गन्ना। तेलहन कहेगा तो खरीफ फसल, लेकिन सरसों राई कह देगा तो रबी फसल। तेलहन कहेगा तो खरीफ फसल, लेकिन सरसों राई कह देगा तो रबी फसल। वही चना मटर कह देगा तो रबी फसल। वही अरहर कह देगा तो क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा। कपास खरीफ फसल है, सोयाबीन खरीफ फसल है। मुख्य रूप से याद रखना है कि सरसों और राई कह देगा तो रबी हो जाएगा, लेकिन तेलहन कह देगा तो खरीफ हो जाएगा। अगर चना मटर कह देगा तो रबी हो जाएगा, अरहर कह देगा तो खरीफ होता है। कपास खरीफ है, सोयाबीन खरीफ है। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेल के नए अध्यक्ष की बात करें तो सेल के नए अध्यक्ष अमरिंदर
प्रकाश बन गए हैं, अमरेंदु प्रकाश बन गए हैं। तो याद रखेंगे सेल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, अमरेंदु प्रसाद बन गए हैं। वही सेल की स्थापना की बात करें तो सेल की स्थापना 1973 में हुआ था। सेल की स्थापना 1973 में हुआ था, याद रखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान नागरिकों को कुल 7 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता था, लेकिन वर्तमान में कुल 6 प्रदान करते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 एवं 19 के एफ में था, समाप्त कर दिया गया। उसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया। तो याद रखेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान कितने प्रकार के मौलिक अधिकार देता है, कुल 6 प्रकार के। प्रारंभ में कितना देता था, 7 प्रकार के। किसे समाप्त कर दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। वही कह दिया जाएगा कि संपत्ति का अधिकार का वर्णन किस में था, पहले तो अनुच्छेद 31 में था और 19 के एफ में था, 19 के एफ में था। वर्तमान में 300 के क में शामिल है। 6 प्रकार के कौन कौन देता है हमारा संविधान मौलिक अधिकार। तो पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। वही अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। और 32 कौन हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। वही कहा जाए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है। यानी भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे कहे कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोडर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। वह है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे जोग जलप्रपात को ही गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है, जो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे जोग जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है। वही आपसे कह दें कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, कुंचिकल जलप्रपात है, जो बराही नदी पर है। किस नदी पर है, कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेगा तो कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर, जिसकी कुल ऊंचाई 455 हो जाएगा। वही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेगा तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में चुरुम नदी पर। किस नदी, चुरुम नदी पर, कुल ऊंचाई 979 मीटर है। अगर कह दें दुधवा जलप्रपात कहाँ है, गोवा में है। दुधवा जलप्रपात कहाँ है, गोवा में है। वही अथिरापिल्ली जलप्रपात कह देगा कहाँ है, अथिरापिल्ली जलप्रपात केरल में है। अथिरापिल्ली जलप्रपात कहाँ है, केरल में। दूध सागर कह देगा तो कहाँ है, दूध सागर गोवा में है। वही अगर आपसे हिरनी जलप्रपात कहेगा तो झारखंड में है। हिरनी जलप्रपात कहाँ है, झारखंड में स्थित है। यानी आपको दुधवा कहेगा तो गोवा, अथिरापिल्ली कहेगा तो केरल, हिरनी कहेगा तो झारखंड, जोग कहेगा तो इसी को गरसोप्पा भी कहा जाता है, कर्नाटक में। किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है कुंचिकल, विश्व को कहेगा तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे, पूरा पाषाण काल में लोग पहाड़ों के कंदरिया में रहते थे। यानी आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे, पहाड़ों के कंदरिया में रहा करते थे। वही क्वेश्चन कह देगा कि पूरा पाषाण काल की भारत में सर्वप्रथम खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। कब, 1863 में। यानी पूरा पाषाण काल को भारत में प्रथम स्थान की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में किया था। वही
क्वेश्चन कह दे आपसे कि नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ की खोज हुआ था अस्थायी जीवन, कृषि, चाक आदि का खोज हुआ था। और पूरा पाषाण काल में भीमबेटका और आदमगढ़ के शैल चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल का प्रमाण किससे मिलता है? तो भारत में भीमबेटका और आदमगढ़ के शैल चित्रकारी से हमें पूरा पाषाण काल का प्रमाण प्राप्त होता है। और भारत में पूरा पाषाण काल सबसे पहला स्थान किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब? 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाते हैं? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा के नदी का डेल्टा कहा जाता है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका आकार त्रिभुजाकार है। और सुंदरबन के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यांगसी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। भारत का सबसे बड़ी नदी कहा जाएगा गंगा, लेकिन भारत से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी कहेगा तब हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। वोल्गा जो है यूरोप का सबसे बड़ी नदी है। अमेजन दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जो प्रवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी कहेगा तो नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन के नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहते हैं? तो बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितने ऊंचाई पर रहते हैं? 1.55 मीटर रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहते हैं बैडमिंटन के रैकेट का वजन कितना होता है? तो 85 से 140 ग्राम। 85 ग्राम से 140 ग्राम, यानी बैडमिंटन का जो नेट होता है जमीन से 1.55 मीटर ऊंचाई पर होता है। उसका रैकेट का जो वजन होता है 85 ग्राम से 140 ग्राम होता है। और बैडमिंटन के कुछ शब्दावली क्या क्या हैं? जैसे लव हो गया, लेट हो गया, ड्रॉट हो गया, सेट पॉइंट हो गया, सेट पॉइंट, हाई सर्विस आदि बैडमिंटन के क्या हैं? शब्दावली हैं। वही आपसे क्वेश्चन कह दे आपसे कि टी गोल्फ खेल का समतल स्थल है। टी क्या है? गोल्फ खेल का समतल भूमि है जहां से पहला शॉट खेला जाता है। तो याद रखेंगे टी क्या है? तो गोल्फ में जहां से पहला शॉट खेला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्याक्षात्मक है, गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत है। भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। यानी आपसे अगर क्वेश्चन क्या देगा, संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन से अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र के होते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली आपसे क्वेश्चन कर दे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। लेकिन विधि का शासन या विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया कहेगा तो ब्रिटेन। विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया कहेगा तो ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, मर्ले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। मर्ले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश के हैं? तो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के हैं। वही मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर याद रखेंगे कहाँ है? हिंद महासागर में है। और मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से कौन सी चैनल से अलग होता है? तो मोजेम्बिक चैनल से अलग होता है। यानी मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से किस चैनल से अलग होता है? मोजेम्बिक चैनल से अलग होता है। वही पाक जल डमरू मध्य किन किन के बीच है? तो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। लेकिन कौन कौन जलीय भाग को जोड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। यानी पाक जल संधि जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, लेकिन अलग किसको किसको करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है। वही मलाक्का जल संधि की बात करेंगे तो जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को क्या करता है? जोड़ता है, और मलाया और सुमात्रा को द्वीप को अलग करता है। वही बेरिंग जल संधि की बात करेंगे तो आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को अलग क्या करता है? जोड़ता है। आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है, लेकिन अलग करने की बात करेंगे तो रूस को अलास्का से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा
मातृभाषा में दिए जाने के प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 350 के ए। 350 के ए याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में भाषा से संबंधित है। याद रखेंगे, भाषा संबंधित भाग कहेगा था 17, अनुच्छेद कहेगा था 343 से 351। अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी का उल्लेख है, यानी क्वेश्चन का राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 343 के ए में। वही 350 के ए में कहा गया राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा। वही 350 के ख में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रपति विशेष अधिकार राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, विशेष अधिकारी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। यानी अनुच्छेद 350 के ख में क्या कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। और अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा से संबंधित, माने किस भाषा में उसमें बहस होगा, इसका चर्चा अनुच्छेद 348 में है। वही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन कहेगा हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद 351। वही 350 के क्रम में क्या कहा गया कि राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? हम्मुराबी था। कौन था? हम्मुराबी। और हम्मुराबी संहिता में ही टिट फॉर टैट दंड का प्रावधान है, जैसा का तैसा। दंड का प्रावधान किसमें है? हम्मुराबी संहिता में है। लेकिन भारत का प्रथम विधिवेता कहेगा तो मनु थे, जो किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति रहे हैं? तो एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत का राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना था। वही क्वेश्चन कह देगा भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। और इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वही क्वेश्चन अगर आपसे कह दे कि किस राष्ट्रपति के चुनाव में, किसके बीबी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव में सेकेंड चरण यानी द्वितीय चरण का मतगणना हुआ था, वही निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। वही सेकेंड चरण का मतगणना बीबी गिरी के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? बीबी गिरी के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई कह दिया जाए इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और रक्तहीन क्रांति भी कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई कह दे चाहे रक्तहीन क्रांति कह दे, दोनों कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो अरुंधति राय प्रथम भारतीय महिला जिससे कौन सा सम्मान मिला? बुकर सम्मान मिला था। कौन सम्मान? बुकर सम्मान। अगर बात करें कि बुकर सम्मान का, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसके शुरुआत 1969 में हुआ था। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और प्रथम भारतीय जिसे मान बुकर पुरस्कार दिया गया था BS नयपॉल, जिन्हें 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। तो याद रखेंगे, प्रथम भारतीय कहा गया था, किसे दिया गया था? प्रथम भारतीय तो BS नयपॉल को 1971 में उनका बुक का नाम था इन ए फ्री स्टेट। लेकिन महिला कहेगा तो अरुंधति रॉय को दिया गया था। उनका बुक का नाम था द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग 1997 में। यानी पहला 1971 में दिया गया था इन ए फ्री स्टेट के लिए BS नयपॉल को। महिला कह देगा था द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए 1997 में अरुंधति रॉय को दिया गया था। वही क्वेश्चन कह देगा सलमान रुश्दी को 1981 में दिया गया मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मान बुकर पुरस्कार। यानी सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया।
वही किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लिए 2006 में किसे दिया गया था? किरण देसाई को दिया गया था मान बुकर पुरस्कार। वही 2008 में मान बुकर पुरस्कार व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन एंड WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेड ऑफिस कहा दे तो जिनेवा है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 1945 को हुआ था, सॉरी 7 अप्रैल 1948 को। यानी WHO का कहेगा स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेड ऑफिस जिनेवा में। इसके अभी अध्यक्ष हैं ट्रेडोस। कौन है? ट्रेडोस। इसमें सदस्यों की संख्या 194 में है। लेकिन वही आपसे क्वेश्चन कह दे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेड ऑफिस कहाँ है? तो जिनेवा में है। अगर विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी हेड ऑफिस पूछ देगा तो जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेड ऑफिस कह देगा तो वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेड ऑफिस कहेगा वियना। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के कह देगा कहाँ हेड ऑफिस है? तो रोम में है। यूनेस्को का हेड ऑफिस पेरिस में। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945। कुल सदस्यों की संख्या 193 और इसका हेड है आंद्रे अंजोले। आंद्रे अंजोले। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। यानी 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली समझौता हुआ, जिसके तहत महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था? रोक दिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दलितों के अलग निर्वाचन देने के विषय पर गांधी जी विरोध करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस हो गए थे। यानी याद रखेंगे द्वितीय गोलमेज कहेगा दिल्ली समझौता किसके किसके बीच? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगर कह दिया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, कह दिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। वही दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1930 तक चला था। जस्ट एक दिन बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कर दी थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था कांग्रेस की ओर से? महात्मा गांधी लिए थे। और दलितों के अलग निर्वाचन देने के विषय पर गांधी जी क्या हो गए? विरोध करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट गए थे। अगला क्वेश्चन, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इवानोवो को कहा जाता है। कहेगा रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है। और मैनचेस्टर ब्रिटेन की एक क्या है? शहर है जो जहाँ पर सूती वस्त्र क्या हो, जहाँ के सूती वस्त्र क्या हैं? विख्यात हैं। मैनचेस्टर क्या है? तो ब्रिटेन का एक शहर है जहाँ के सूती वस्त्र क्या होते हैं? विख्यात हैं। वही जापान का मैनचेस्टर कहेगा तो ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। सूती वस्त्र की राजधानी कहेगा तो बम्बई। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद। सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए? तो नदी के प्रदर्शन के लिए। मानचित्र पर नीले रंग का जो प्रयोग किया गया है किसके लिए? नदी के लिए। और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो एहोल अभिलेख, याद रखेंगे। एहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। किसमें? एहोल अभिलेख में। और एहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जिसके लेखक थे रवि कृति। एहोल अभिलेख के लेखक पूछ देगा कौन थे? रवि कृति। किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के थे। लेकिन कह दे एहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी उल्लेख मिलता है। एहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी उल्लेख मिलता है। और एहोल अभिलेख के लेखक रवि कृति और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला, वाकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। वाकर कप गोल्फ से संबंधित है।
अगर कह दिया जाए गोल्फ संबंधित में राइडर कप, प्रिंस वेल्स कप, मुथैया गोल्ड कप, वाकर कप। यानी क्या क्या याद रखना है, राइडर, प्रिंस वेल्स और गोल्ड, मुथैया गोल्ड और वाकर कप गोल्ड से संबंधित हैं। वही हॉकी से बात करें, आगा खा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी। यानी आगा खा, ध्यानचंद, नेहरू ट्रॉफी और वेलिंगटन कप किससे संबंधित है, हॉकी संबंधित है। वही फुटबॉल में कह दें तो डूरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रत राय ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमार पर विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू के हैं। 1936 में कांग्रेस के अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं एक समाजवादी और गणतांत्रिक हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों पर विश्वास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या के तीव्र वृद्धि। अगर कहा जाए भारत में किस प्रकार का मुख्यतः बेरोजगारी पाई जाती है, तो संरचनात्मक कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन कहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सा बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी, कौन सा, मौसमी, जिसे हम चक्रीय बेरोजगारी भी कहते हैं। मौसमी या चक्रीय बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। वही शहरी क्षेत्रों में कौन सा कैसा बेरोजगारी पाया जाता है, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी पाया जाता है मुख्य रूप से। और कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी पाया जाता है। पूछेगा कृषि क्षेत्र में कैसा बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी पाया जाता है। शहरी क्षेत्र में कहेगा घर्षणात्मक, वही ग्रामीण क्षेत्र में कहेगा तो मौसमी या चक्रीय। लेकिन कहेगा भारत में मुख्यतः किस प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था, तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। किसने लागू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कि स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा का सिक्का चलाया था। याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक कांसा और तांबा दोनों प्रकार का सिक्का चलाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब 1326 में कर दी और उसका नाम दौलताबाद रख दिया। क्या रख दिया, दौलताबाद। और प्रिंस ऑफ मॉनियर्स मोहम्मद बिन तुगलक को किसने कहा था, एडवर्ड थॉमस ने कहा था। यानी प्रिंस ऑफ मॉनियर्स किसने कहा था, एमबीटी को एडवर्ड थॉमस ने कहा था। और दीवान एक को ही कृषि के विकास के लिए एक संस्था का स्थापना, एक विभाग की स्थापना किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी आपको याद रहे दीवान एक को ही क्या था, कृषि विभाग था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था कृषि के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराया था। याद रखेंगे सबसे पहला कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराने वाला सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी था। और सीरी का शहर, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी किया था। और अलाई दरवाज़ा को इस्लामिक वास्तुकार का रत्न कहा जाता है। आपको याद रखना है, इस्लामिक वास्तुकार का अगर कहेगा रत्न किसे कहा जाता है, तो अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिन्होंने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शाही का उपाधि धारण किया था, सिकंदर शाही की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति के निवास स्थान है, तो टोडा जनजाति का निवास स्थान नीलगिरी पहाड़ी है। कौन है, नीलगिरी पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है।
और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और गारो खासी जयंतिया कहाँ, मेघालय में पाए जाते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी के साथ साथ फारसी का भी साहित्य युग अकबर के काल को कहा जाता है। हिंदी के साथ साथ फारसी भाषा का भी कहेगा कि स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो अकबर के कहा जाता है। लेकिन आपसे कहे संस्कृत भाषा का कह देगा कि स्वर्ण युग, तो गुप्त काल। तेलुगु का विजयनगर, तमिल का चोल, और कन्नड़ भाषा का कहेगा तो राष्ट्रकूट, और प्राकृत भाषा का कहेगा तो सातवाहन। फिर से सुनेंगे, संस्कृत का गुप्त, तेलुगु का विजयनगर, तमिल का चोल, और कन्नड़ का राष्ट्रकूट, और प्राकृत भाषा का सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग पर कृषि आश्रित है? तो 77%। कितना परसेंट? यानी बिहार के 77% जनसंख्या कृषि पर आधारित आश्रित हैं। अगला, निम्नलिखित एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था? तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा अध्यादेश कौन जारी कर सकता था? तो वायसराय कर सकता था। कौन कर सकता था? वायसराय कर सकता था। और इसका वैधता कितना दिन के लिए होता था? तो 6 माह के लिए होता था। और वर्तमान में राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ही प्रांतों में विधान परिषद का स्थापना हुआ था। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ही प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना किया गया था। और 1833 चार्टर एक्ट के तहत भारत ने कंपनी का व्यापार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। साथ ही साथ चीन के साथ की व्यापार को भी समाप्त कर दिया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। वही इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के चार्टर किसने प्रदान किया था? वो एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम, इसका आंसर हो जाएगा बी, एलिजाबेथ प्रथम। यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने साझेदार थे? 217। और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले गवर्नर कहेगा तो जॉन स्मिथ था। कौन था? जॉन स्मिथ। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो म्यांमार अलग देश बना था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में, लेकिन आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1948 में ब्रिटेन से। याद रखेंगे, आज़ाद कब हुआ था? 1948 में। अलग राष्ट्र कब बना था? 1937 में, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहेगा तो कौन है? सर जॉन शोर थे। अस्थायी बंदोबस्त का जनक है तो सर जॉन शोर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम कहेगा गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और इन्होंने ही क्या शुरू किया था? भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर कह देगा तभी वारेन हेस्टिंग होगा। कौन होगा? वारेन हेस्टिंग होगा। लेकिन क्वेश्चन कहेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। वही क्वेश्चन कह देगा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम कह देगा गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगला, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त किया गया? तो बंगाल अधिनियम 17 के तहत। बंगाल अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को अंत किया गया। और किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो याद रखेंगे, राजा राम मोहन के
सहयोग से विलियम बेंटिंक ने 1829 में किस एक्ट के तहत, एक्ट 17 के तहत समाप्त कर दिया था सती प्रथा को। लेकिन क्वेश्चन कह देगा सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेख किससे प्रमाणित होता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। लेकिन दास प्रथा के कहेगा समाप्त कब हुआ था, 1843 में। दास प्रथा का समाप्त हुआ था 1843 में, लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था। लॉर्ड एलन ब्रो ने 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में इसरो द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च के जियो सीक्वेंस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया है, NVS-01 को, NVS-01 यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है, यानी कहने पर जिसका संविधान में चर्चा नहीं है, तो नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 2015 को। वही संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है। बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन प्रारंभ किए थे, तो बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन उग्रवादी गुट से शुरू किए थे, लेकिन बाद में चलकर उग्रवादी का एक प्रमुख नेता बने थे। तो बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन उदारवादी से शुरू किए थे, बाद में चलकर एक उग्रवादी क्या बन गए थे, नेता बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 65वां आर रवि कन्नन को दिया गया है। किसको दिया गया है, आर रवि कन्नन को दिया गया है। वही अगर क्वेश्चन कहें कि ललित कला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर पवन कुमार को, ललित कला अकादमी पुरस्कार डॉक्टर पवन कुमार को। वही कह देगा कि जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राज चेडी को। किस यूनिवर्सिटी द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा राज चेडी को जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया है। वही महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग पुरस्कार किसे दिया गया है, रतन टाटा को। किसे दिया गया, रतन टाटा को। 75वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर दिया गया है, तो द एलिफेंट विहिस स्पर्श को, यानी ऑप्शन नंबर सी को दिया गया है। यानी 95वें ऑस्कर अवार्ड में SS राजामौली के फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है, तथा भारत के डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट व्हिस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के पुरस्कार जीता है ऑस्कर अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? 1876 में। याद रखेंगे 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसकी स्थापना किया था? तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। कोलकाता में किया था। वही कह देंगे इंडियन लिंक की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष। वही इंडियन हाउस कह देगा था श्याम कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। गलत विकल्प को चुने। मॉरिशस रुपया, ताइवान डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पांचवा सबसे बड़ा मुद्रा वैल्यू के रूप में, इसका पाउंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश के हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो लेबनान को हराकर। किसको हराकर? लेबनान को हराकर। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? जहांगीर से संबंधित है। जहांगीर के ससुर थे। ठीक है, तो याद रखेंगे एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर काल के काल में बना था। अब किसने बनाया था? नूरजहां ने बनाया था। और यह मकबरा पूरी तरह से मुगल काल में सफ़ेद मार्बल से बना हुआ था। यानी पहला मकबरा जो सफ़ेद मार्बल से पूरी तरह से बना हो वो कौन था? एतमाद उद दौला का मकबरा था। अगला क्वेश्चन है, टू ए हंगरी फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है? MS स्वामीनाथन, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। वही नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महान ज्योतिषवाद
आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? वो है पाटलिपुत्रा से। किससे संबंधित है? पाटलिपुत्रा से। पाटलिपुत्रा से है। अगला, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखेंगे। आर्यभट्ट क्या दिए थे? सूर्य सिद्धांत दिए थे। और दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कार का श्रेय भी आर्यभट्ट को जाता है। दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट किया था। पाई का मान आर्यभट्ट दिए थे। और आर्यभट्ट के नाम पर 1975 में भारत सरकार द्वारा पृथक कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट रखा गया था। अगला, हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो पोलैंड पर। यानी हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1939 से 1945 तक। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल किसने शुरू किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक। यानी उद्गम पोर्टल किसने शुरू किया? भारतीय रिजर्व बैंक। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? वो सचिन तेंदुलकर को। किसको चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। वही आपसे क्वेश्चन कर रहे, त्रिपुरा के पर्यटक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सौरव गांगुली को। वही स्विट्जरलैंड पर्यटक ने के द्वारा नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? स्विट्जरलैंड पर्यटक ने नीरज चोपड़ा को बनाया है। किसे बनाया? नीरज चोपड़ा को बनाया है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा? शक्ति होता क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल होता है। और विमीय सूत्र अगर निकालिएगा, बल का क्या होता है? एम ए, और नीचे का हो जाएगा ए। इसका निकालिएगा तो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर एल के पावर -1 टी के पावर -2, ऑप्शन नंबर सी। यानी शक्ति इक्वल टू होता है कार्य का बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रा कहेगा तो कैंडेला। समतल कोण का मात्रक रेडियन। पदार्थ का परिमाण का मात्रक कहेगा तो मोल होता है। बॉयल का नियम, VIP बॉयल, यानी बॉयल के नियम में याद रखना है, क्या रखना है? बॉयल के नियम में कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल के नियम में क्या होता है कि नियत मात्रा, गैस का नियत मात्रा के आयतन उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन उसमें ताप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी याद रखेंगे भी व्युत्क्रमानुपाती 1/P होगा। यह होता है बॉयल का नियम। वही चार्ल्स का नियम कहेगा तो भी प्रोपोर्शनल टू टी, जहाँ पर दाब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वही एवोगाद्रो का नियम कहेगा तो भी प्रोपोर्शनल टू एन होता है। एन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी के आमतौर पर सौम्य माना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। यह पीने योग्य पानी होती है। क्या होती है? पीने योग्य पानी होती है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई की माप में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है। तो जी का मान पर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? तो 4% होगा। कितना परसेंट होगा? 4% होगा। अगर कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन जी का मान अधिकतम ध्रुव पर होता है, न्यूनतम कहेगा तो विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान क्या होता है? कम होता है। अब पृथ्वी का घूर्णन गति कम होने पर जी का मान बढ़ता है। चुंबकीय अनुनाद का आधारित है MRI स्कैनिंग पर, MRI स्कैनिंग में। लेकिन CT स्कैनर में कहेगा किस किरण का प्रयोग करते हैं? तो एक्स किरण का। किस किरण का? एक्स किरण का। वही रेडियोथेरेपी में कहेगा तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। CT स्कैन में कहेगा तो एक्स किरण, रेडियोथेरेपी में कहेगा तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल का सदैव कार्य है। अभिकेंद्र बल हमेशा
केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या का अनुदिश। वही कहेगा अभिकेंद्र बल कहेगा तो केंद्र की ओर त्रिज्या का अनुदिश करता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा अपकेंद्रीय बल तो केंद्र से दूर त्रिज्या का अनुदिश होगा। अपकेंद्रीय बल कहता है तो ऑप्शन 2 होता है, लेकिन अभिकेंद्र बल कहेगा तो अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। और अपकेंद्र बल को छद्म बल या जड़त्वीय बल भी कहा जाता है। और सर्कस में मौत के कुआं में अपकेंद्रीय बल के कारण उदाहरण है इसका। अगला, सही कथन को छांटिए। चाल और वेग दोनों दिशा और परिणाम होता है। गलत है। चाल में केवल परिणाम होता है, वेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है, यही सही है। चाल अदिश राशि है, वही वेग क्या है, सदिश राशि है, इसीलिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। चाल अदिश है इसीलिए उसमें केवल परिमाण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रक्षेपण का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके अधिकतम परास क्या होगा। अधिकतम परास का जो सूत्र होता है E²/G होता है। अधिकतम परास का जो सूत्र होता है E²/G। अगर कह रहा है कि प्रक्षेपण का वेग को दुगुना कर देंगे तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि E² 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेट का स्थान पर वाइफैलेट ORB देने का निर्णय लिया गया है। तो पोलियो के, किसके, पोलियो के, याद रखेंगे किसके, पोलियो को। लेकिन पोलियो किस चीज़ को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखेंगे पोलियो किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। पोलियो वैक्सीन के खोज जुनान साल्क ने किया था। परमाणु उपकोषों को भरने का क्रम को नियंत्रित कौन करता है, अपवाऊ का सिद्धांत। कौन, अपवाऊ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत रहता है। यानी कभी भी क्षैतिजीय वृत्त में अगर नियत चाल से कोई वस्तु कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो उसमें जितने होंगे अदिश राशि वो क्या होंगे, नियत नहीं रहेंगे। वही क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। यानी जितने सदिश राशि हैं वो क्या होंगे, बदलते रहते हैं। अदिश राशि जितने होंगे सबके सब क्या होते हैं, नियत रहते हैं। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, यानी गतिज ऊर्जा क्या होगा, नियत रहेगा, लेकिन वेग, त्वरण ये सब क्या होगा, चेंज होते रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ओजोन ऑक्सीजन के 2 अणुओं द्वारा बना होता है। नहीं, ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु द्वारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो वो है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। ऑक्जेलिक अम्ल के कार्बन का संयोजक, ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन का संयोजक क्या होगा, तो निकालने के लिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो 1 × 2 प्लस कार्बन को x मान लेते हैं, तो x × 2 प्लस ऑक्सीजन को 4 गो है, ऑक्सीजन का संयोजकता होता है -2, तो 4 दूनी 8। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है, मूत्रवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुने संयोजकता। और रक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, तो सूक्ष्म तरंग और दृश्य क्षेत्र के बीच, यानी सूक्ष्म तरंग और दृश्य किरण के बीच में, तरंग के बीच में और रक्त पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का साधारण श्वसन दर कितना होता है, तो 15 से 18 बार, 15 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सही सुमेलित युग्म का चयन करें। बेसेल सभा जैविक विविधता संरक्षण, गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, बात सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, गलत है। रामसर सभा भौमिक जल प्रदूषण, गलत है। लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्रावन करता है स्थित होता है पैनक्रियाज में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस हार्मोन द्वारा हृदय स्कंदन तथा रुधिर दाब को बढ़ाया जाता है? एड्रिनल। एड्रिनल। ऑप्शन नंबर बी। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर दिया जाता है? तो 6 माह के अंदर दिया जाता है। धन्यवाद।